हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और इस एक ही वीडियो में रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं के संपूर्ण रिक्त स्थान करवाए जा रहे हैं। इस एक वीडियो को यदि आपने देख लिया तो केमिस्ट्री में जो भी आपको बोर्ड पेपर में रिक्त स्थान देखने को मिलने वाले हैं सारे के सारे आपको इस एक वीडियो से उपलब्ध हो जाएंगे। किसी और बुक से पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये सारे के सारे सही विकल्प खाली स्थान जो हैं वो आपको पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले, ताकि आप सारे पेपर में सही करके आ सके। ठीक है, तो हम जल्दी से चलते हैं पहले से खालिस्तान की तरफ। तो पहला जो खालिस्तान है आपका वो आने वाला है, विलयन में निश्चित ताप पर विलय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती। ठीक है, तो कौन सा विलयन होता है? तो पहले का जो आंसर है वो मैं नीचे की तरफ लिख रहा हूँ, वो आएगा आपका संतृप्त। क्या आंसर आएगा? संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन जो होता है उसमें निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा में नहीं घोल सकते। सेकेंड है आपका, विलायक के प्रति किलोग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर जब भी विलायक की बात होगी तो वहाँ पर हमेशा क्या आ जाता है? मोललता आ जाता है। क्या आ जाता है? मोललता। तो दूसरे का जो आंसर आने वाला है वो मोललता है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो तीसरा, अनुसंख्यक गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में किसके कणों की संख्या पर? तो ये आपने पढ़ा होगा, तीसरे में आएगा विलय। क्या आएगा? विलय। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं तो कौन से विलयन कहलाते हैं वो? तो चौथे का जो आंसर है वो आएगा आपका समपरासरी। ठीक है, समपरासरी विलयन जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनका दाब, परासरण दाब जो होता है वो समान होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि विलायक में विलय समान स्थिति में हो तो वांटाप गुणांक का मान क्या होगा? तो वांटाप गुणांक का मान यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 1 होगा। 5 में क्या आएगा आपका? ओनली 1 आएगा, क्योंकि विलायक में विलय समान स्थिति में हो। ठीक है, यदि कम स्थिति में हो तो -1, अधिक स्थिति में +1, यह आपने पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक आदर्श विलयन वहाँ है जो पालन करता है। तो किसका पालन करता है? ये तो आपको याद ही होगा, आदर्श विलयन किसका पालन करता है? किसका करता है? राउल्ट का। ठीक है, जो राउल्ट का नियम होता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गए। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम बढ़ते हैं जो अगला क्वेश्चन आने वाला है देखिए आपकी स्क्रीन पर। और ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो आप सभी बच्चे भी पेन कॉपी साथ में लेके आपका आंसर लिख सकते हो और मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर सही निकल रहा है या गलत, ताकि उससे आपको आपकी तैयारी का पता भी चल जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है चालकता का व्युत्क्रम। चालकता का व्युत्क्रम क्या होता है? ठीक है, आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रतिरोध। क्या आएगा? प्रतिरोध। ठीक है, पहले में प्रतिरोध आएगा। सेकंड जो आपका विशिष्ट चालकता की इकाई, तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? तो विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है वो होती है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हो, साइन के द्वारा भी लिख सकते हैं। तीसरा है यहाँ पर थर्ड वाला, 1 फैराडे विद्युत का मान कितना होता है? तो 1 फैराडे विद्युत का मान होता है यहाँ पर 96,500। कितना होता है? 96,500। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो कम आयनित होंगे वो कहलाएंगे आपके, ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, आप लिख सकते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 5, एसिडिक अम्ल एक क्या है? तो एसिडिक अम्ल यहाँ पे लिखा है विद्युत अपघट्य, तो कैसा है? तो इसमें आंसर आएगा दुर्बल। ठीक है, कौन सा कैसा है ये? दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, इसी के साथ अपन चलते हैं 5वां, विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा कम होता है। ठीक है, कम होता है। ठीक है, कम होता है। फिर उसके बाद आएगा आपका अगला। ठीक है, तो अगले के लिए थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, कोलराज के नियम को व्यक्त करने वाला जो समीकरण होता है वो क्या होता है? तो मैं उसको यहाँ पर नीचे की तरफ लिख देता हूँ। ठीक है, 7वें का आंसर लिख रहा हूँ मैं। तो क्या होगा आपको याद होगा, लेमडा एम इन्फिनाइट, ठीक है, बराबर एक्स आएगा आपका। ठीक है, फिर डेल्टा आप यूज कर सकते हैं, डेल्टा ए इन्फिनाइट, ठीक है, प्लस वाई डेल्टा सी इनफिनाइट। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्टार लगा ले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है कोलराज नियम का जो समीकरण। ठीक है, 1 नंबर मिल सकता है, सही विकल्प मिल सकता है या खालिस्तान मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना इसका उदाहरण आपको पता होगा, संक्षारण का। किसका उदाहरण है?
संचारण, ठीक है, संचारण का उदाहरण है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, तनुता बढ़ने पर चालकता क्या होती है? तो 9 का आंसर बताए फटाफट, क्या होता है? तनुता बढ़ने पर चालकता घटती है, सॉरी किसकी घटती है? तो यहाँ पर आएगा विशिष्ट चालकता। कौन सी चालकता घटती है? विशिष्ट, क्योंकि जो स्पेशल होती है उसके लिए एक स्पेशल स्थिति होती है, इसलिए विशिष्ट चालकता क्या हो जाती है? घट जाती है यदि तनुता हम बढ़ाएंगे तो। फिर ये 10वां, कैथोड पर होने वाली जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया जो होती है वो अपचयन कहलाती है। तो याद रखना, अपचयन कैथोड पर, एनोड आता तो वहां पर ऑक्सीकरण आंसर आता, ठीक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव तो आपको पता होगा कितना होता है, तो उसका आंसर आएगा 0, ठीक है, 0, ठीक है। आप साथ साथ आंसर सोच रहे होंगे और कर रहे होंगे, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन आपको पहले से पता है, तो साथ साथ आप करते जाएं ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि आपको कौन सा आंसर पता है कौन सा नहीं पता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है एथिल एसीटेट। कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एथिल एसीटेट वाला क्वेश्चन। एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन एक कौन सी कोटि है? प्रथम कोटि, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा? प्रथम, ठीक है, पहले से आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका आंसर आपका प्रथम कोटि, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, अनुसंकिता सदैव होती है, तो कैसी होती है? तो इसका आंसर है पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक होती है। जो अनुसंकिता होती है वो पूर्णांक होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आईएमपी है, ठीक है। इस हो सकता है इस साल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो इस पर स्टार लगा लेना। अगला है यहाँ पर, 1 मोल अभिकारक को उत्तेजित करने के लिए फोटान की आवश्यकता होती है, तो कितने फोटान की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर केवल 1 मोल आंसर आएगा। इसका क्या आंसर आएगा? 1 मोल, ठीक है, 1 मोल आंसर आने वाला है, ठीक है। अगला है आपका फोर्थ वाला, सेकेंड इनवर्स किसकी इकाई है? ठीक है, तो आपने जितने भी इकाई पढ़ी होगी तो ये है प्रथम कोटि की। किसकी है ये? प्रथम कोटि, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि प्रथम कोटि, शून्य कोटि और तृतीय कोटि, इन सभी की आपको इकाई याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैंने बोल दिया है कि 100% किसी भी प्रकार की कोटि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये चारों आप कोटि याद रख के जाएं, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की इकाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? तो 5 का आंसर आपको पता होगा क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं हम आणविकता, ठीक है। क्या कहते हैं हम? आणविकता, ठीक है, राइट आंसर इसका आणविकता। अगला है आपका 6 वाला, तो तीव्र अभिक्रियाएं, ठीक है, सेकंड से कम समय में होती है। तो जो तीव्र अभिक्रिया होती है वो 10 की पावर -2 12 सॉरी 10 की घात -12, ठीक है, आंसर लिखा हुआ है इसमें 10 की घात -12 सेकेंड से कम समय में खत्म हो सकती है। वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? तीव्र अभिक्रिया। लास्ट है आर्निया समीकरण, वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है, जिसमें मैंने स्टार लगा दी, समझ लो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा उसके। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आर्निया समीकरण, तो इसका आर्निया समीकरण क्या है? 7वें का आंसर देखिए आप, तो इसका आंसर आएगा K बराबर AE की पावर -EA, ठीक है, EA नीचे लिखना और RT, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। अब ठीक है, आप मिला रहे होंगे मुझे, ठीक है, लग रहा है कि आप अधिकांश क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, एफ ब्लॉक के तत्व, जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? तो एफ ब्लॉक के तत्व, तो इसका जो आंसर, राइट जो आंसर है वो आएगा, ध्यान रखना, पहले का मैं आंसर लिख रहा हूँ, इसका आंसर आएगा आंतरिक संक्रमण तत्व, ठीक है, आंतरिक संक्रमण तत्व। तो आप आंतरिक संक्रमण तत्व याद रख लिया, अंतः संक्रमण तत्व हम इसको बोल सकते हैं। अब सेकंड पूछ लिया यहाँ पर, सेकंड क्या पूछा है? अंतः संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो बच्चों इसमें आप कंफ्यूज होते हो तो इसको ध्यान रखना, इसका राइट जो आंसर है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, दूसरे का जो राइट आंसर है वो आंसर है N-2, ठीक है, F 1 से लेकर F में 14, ठीक है, फिर N-1, ठीक है, D में 0 से 10 और लास्ट में आएगा NS2, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ये अंतः संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक बार और ध्यान रखें, N-2 F 1 से 14, N-1 D 0 से 10 और NS2, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिकांश संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, तो कौन से चुंबकीय गुण दर्शाते हैं? अनुचुंबकीय गुण, ठीक है, अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है, बस इसमें अनु लिखना है, चुंबकीय लिखा हुआ है, तो जो संक्रमण तत्व होंगे वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे, ठीक है। और जिनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाएगा वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाने वाले। चौथा वाला है K2Cr2O7, एक प्रबल, डेड डेस क्या है? तो इसमें आंसर लिख सकते हैं आप आक्सीकारक। क्या है इसमें? आक्सीकारक, ठीक है, आक्सीकारक लिख लें। इसके बाद है 5वां एक्टिनियम
ब्लॉक का तत्व है तो एक्टिनम डी ब्लॉक का तत्व है। किस कौन से ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का। इसके बाद 6 वाला है परमाणु क्रमांक वृद्धि पर लेंथेनोइड की त्रिज्या का आकार क्रमशः क्या होता है? कम होता है। यहाँ पे लिख लेना आप, कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो आपका है रिक्त स्थान, ये है ईडीटी। ईडीटी जो संकुल है वो कैसा होता है? तो ईडीटी संकुल देखें आप किस प्रकार का हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका षड्दंतुर। क्या आएगा पहले में? षड्दंतुर। ठीक है, मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप क्या कर रहे हैं, आपका आंसर भी आपको पता चल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप यहाँ पर, देखो ध्यान से पढ़ा आपको K4। ठीक है, ये सारे के सारे आईपी जो उपसे संयोजक यौगिक है ये, तो इसमें Fe2+ का उपसे संयोजी अंक पूछा गया है। ठीक है, तो दूसरा है, दूसरे में जो आएगा क्या आएगा इसका उपसे संयोजी अंक, तो ये 6। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होता है, जो K4 है आपका, K4 आयन है, फिर जो Fe दिखाई दे रहा है ये Fe क्या है आपका, ये केंद्रीय परमाणु धातु, और ये यहाँ पर उपसे संयोजी यौगिक है। तो यहाँ पर उपसे संयोजी यौगिक के अंक पूछे गए, तो इसमें आंसर आएगा 6। क्या आंसर आएगा? 6। इसके बाद अगले की तरफ बढ़ते हैं। K4Fe(F6) चुंबकीय गुण दर्शाता है, तो कौन सा चुंबकीय गुण दर्शाएगा? ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। ठीक है, अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। इसके बाद अगला है, ठीक है, MABCD प्रकार के संकुल के ज्यामितीय समविवेवी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, इसका जो आंसर है वो 3 आएगा। कितना आएगा? इसका आंसर आने वाला है 3। इसका 5वां है टेट्रा एथिल लेड, ये क्या होता है? ये कार्ब धात्विक होता है। 5वें में क्या आएगा आपका? कार्ब धात्विक। ठीक है, कार्ब धात्विक आप याद रख लेना। फिर उसके बाद लास्ट है हीमोग्लोबिन आयरन का क्या है? संकुल है। क्या है? संकुल यौगिक। ठीक है, संकुल यौगिक। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो सकते हैं। ये बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है अम्ल के सिल्वर लवण तथा ब्रोमीन की क्रिया से क्या प्राप्त होता है? तो याद रखना यहाँ पर अम्ल सिल्वर लवण, यदि आप सिल्वर लवण लोगे और उसके साथ ब्रोमीन की क्रिया करोगे कोई सी अम्ल के, तो यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाला है वो एल्किल या एरिल हैलाइड बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसका आंसर जो है यहाँ पर दूसरे नंबर में इसमें लिख सकते हैं आप एल्किल। ठीक है, लिख सकते हैं एल्किल या एरिल हैलाइड। कौन सा? एल्किल या एरिल हैलाइड। ठीक है, एरिल हैलाइड लिख लेना आप। ठीक है, इसके बाद जो आपका थर्ड वाला है शाखा संख्या वृद्धि पर, ठीक है, एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक क्या होता है? कम हो जाता है। याद रखना, यदि यहाँ पर शाखा संख्या वृद्धि बोलिए वृद्धि, और यदि कमी बोली तो जब बढ़ जाएगा, और वृद्धि बोलिए तो एल्किल हैलाइड का क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम होगा। अगला है आपका 4th वाला, देखिए आप SN1 क्रिया विधि कितने पदों में होती है? तो आपको पता ही है ये 2 पदों में होती है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया फ्रियान 12 का अनुसूत्र। ठीक है, वेरी वेरी IMP है आपके एग्जाम के लिए, इसको स्टार लगा लें आप। इसका आंसर है CF2Cl2। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चल रहे हैं आपके। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सारे फिलिंग द ब्लैंक्स आपके बहुत ज़्यादा IMP होने वाले हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो आपका है लकड़ी के भंजक। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला है लकड़ी के भंजक आसमान से एल्कोहल प्राप्त किया जाता है, तो कौन सा एल्कोहल प्राप्त किया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा, पहले का जो आंसर है मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसका आंसर रहेगा आपका मेथिल। क्या रहेगा? मेथिल आंसर होने वाला है। अगला है एथिल एल्कोहल I2 व NaOH के साथ जब क्रिया करता है तो आपने पढ़ा था आयोडोफॉर्म। क्या देता है यहाँ पर? आयोडोफॉर्म देता है। ठीक है, याद रखना आयोडोफॉर्म आएगा इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, तो क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका, यहाँ पर दे रखा है एल्कोहल की क्रिया PCl5 से करने पर मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होगा? तो जो तीसरे का जो आंसर होने वाला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C2H5Cl। याद रखना C2H5Cl यानी कि एथिल क्लोराइड बनेगा जब आप इसको करके देखोगे। ठीक है, तो अब अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 4, फिनोल का स्वभाव कैसा होता है? ये भी स्टार लगा ले आप, ये भी आ सकता है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन। इसका होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय स्वभाव होता है। ठीक है, अधिकांश क्वेश्चन मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिए हैं, मैं बस उसका एक रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम से तुरंत पहले इनको पढ़ के जाएं ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चन सही कर पाए। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या देता है? तो बेकेलाइट। ये भी वेरी वेरी IMP, इसको ध्यान रखना, भूल मत जाना, बेकेलाइट। ठीक है, स्टार लगना है इसमें। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या देता है? बेकेलाइट देता है। अगला है फिनोल की गंध। फिनोल की गंध कैसी होती है? तो फिनोल की जो गंध होती है, मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या आएगा आप सोचे फटाफट। तो इसका आंसर आएगा कार्बोलिक। कैसी होती है?
कार्बोलिक होती है। ठीक है, इसके बाद 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 7 आपका है एल्किल हाइड्राइड शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, क्या देता है यहाँ पर, तो ये देगा ईथर। क्या देगा, ईथर। अगला है आपका 8वां, ईथर का द्विध्रुव आघूर्ण एल्कोहल से होता है, कैसा होता है, तो कम होता है। ईथर का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एल्कोहल से थोड़ा सा कम रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, पहले से भी याद है आपको, बस आपको एक शॉर्ट रिवीजन करना है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अगले क्वेश्चन में सबसे पहले आएगा आपका, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन से, ऑर्गेनिक द्वितीय एल्कोहल का K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से ऑक्सीकरण देता है। तो क्या देता है, तो पहले का जो आंसर है वो आएगा आपका कीटोन। क्या देगा, कीटोन देगा। सेकंड है MnO पर 300 डिग्री सेल्सियस पर एसिटिक अम्ल की वाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सेकंड का जो आंसर है वो आएगा आपका एसीटोन। इनको एक एक बार पढ़ लेना, ठीक है, एग्जाम से पहले, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके लिए सारे के सारे सही खालिस्तान। ठीक है, इसके बाद तीसरा है कीटोन क्लेमेंसन अपचयन पर देता है। तो क्या देता है, तो इसका आंसर आएगा एल्केन। क्या देगा, एल्केन देता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। RCOOH को P2O5 के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो चौथे में आएगा आपका, ठीक है, याद रखना थोड़ा सा, अम्ल एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, आपका लिखे भी होंगे, पर होता क्या है कि जब कोई थोड़ा सा पढ़ाता है तो उससे थोड़ा जल्दी से आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सारे से क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका, सोडियम बेंजोएट खाद्य पदार्थों में किसका रूप किस रूप में काम करता है। तो इसका आंसर जो राइट आंसर है परिरक्षक। किसके रूप में काम करेगा, परिरक्षक के रूप में काम करता है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और बचे में, ये संपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके रसायन विज्ञान के हैं ये सारे IMP है, और इनमें से कोई सा भी आपका बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्राइमरी एमीन को, ठीक है, डेड डेस हुआ, डेड डेस के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो किसके साथ गर्म करने पर, तो याद रखना पहले का जो आंसर है मैं ऐसा लिख देता हूँ। तो एक तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म आएगा पहले में यहाँ पर, और सेकेंड में जो आएगा आपका वो आएगा KOH। यानी कि यदि हम एमीन को, जैसे अपन ने एनिलीन की क्रिया की थी ना, कार्बिल अभिक्रिया ये, ठीक है, क्योंकि जब हम एनिलीन लेते हैं, एनिलीन के साथ क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ क्रिया करते हैं तो हमको एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, क्योंकि इसको एल्किल आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं और कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड की तरफ चलते हैं हम। तो जो सेकेंड आपका है वो है एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो याद रखना जो अभी ऊपर ये दोनों तो आंसर आ जाएंगे, ये अपना क्लोरोफॉर्म यहाँ आ जाता और ये कास्टिक पोटास यहाँ आ जाता, तो बनता क्या, ये वाला। ठीक है, क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड, या आप लिख सकते हो आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो मतलब इसको घुमा के पूछा गया है, बस क्वेश्चन दोनों एक ही है, दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसे ही हैं, बस इनको पूछने का तरीका लगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद। ठीक है, ये भी वेरी वेरी IMP है। तो इसका जो आंसर है वो मैं लिख देता हूँ नीचे थोड़ा सा करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, थर्ड वाला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का जो मुख्य उत्पाद होता है तो क्या होता है, इसका नाम पता होगा आपको, मैंने बहुत बार आपको बता भी दिया है, आइसोथायो, ठीक है, आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, साइनेट। ठीक है, ये वाला पूरा नाम है इसमें, और ये IMP मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद। ठीक है, अगला है चौथा अपना, C2H5Cl की KCN के साथ जब हम क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो C2H5Cl। ठीक है, K2H5CN। बच्चों याद रखना, जब भी आप इसको पढ़े आपको लगता है कि आपको याद है तो आप थोड़ा सा स्पीड को तेज करके जल्दी जल्दी करके इनको समझ सकते हैं, ताकि आपको समय थोड़ा सा कम लगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो आपका 20 मिनट के लगभग पहुंचने वाला है। ठीक है, तो अगला है आपका, ठीक है, एमीन की क्षारीय प्रकृति नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थिति के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, तो पांचों का आएगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसमें क्या आएगा आपका, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। छठा देखते हैं हम। ठीक है, 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 से आपका C6H5COOH प्लस डेड डेस, और ये पूरी अभिक्रिया, तो इसमें जो आंसर आने वाला है इसमें आएगा हाइड्रोजोनिक अम्ल HN3 की जब हम क्रिया करेंगे तो ये वाला अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 7वां देखें, एथिलेमिन अमोनिया से अधिक क्षारीय, क्या है, अधिक क्षारीय आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप। ठीक है, 8 है आपका ट्राई नाइट्रोटोलुइन, एक पदार्थ है। तो कैसा पदार्थ है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, तो यह विस्फोटक, कैसा पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है,
नौवां है एल्किल आइसोसाइनेट को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है। तो क्या बनता है, तो एल्किल आइसोसाइनेट को जब गर्म करेंगे 250 पर, तो यहाँ पर बनेगा आपका एल्किल, ठीक है, एल्किल साइनाइड बनेगा, ठीक है, एल्किल साइनाइड। ओके, अगला आपका लास्ट वाला देखिए आप, मिथाइल एमीन अमोनिया से कैसा होगा, अधिक क्षारीय, ठीक है। ये जो कम क्षारीय अधिक क्षारीय, ये वाले क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, लास्ट कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, फिर यहाँ से खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो देख सकते हैं लास्ट कुछ खाली स्थान और हैं, बस यहीं पे अपना वीडियो भी खत्म हो जाएगा। तो ये और देख ले थोड़ा सा। तो पहला यहाँ पर ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त क्या है, तो इसमें आएगा मोनोसेकेराइड। क्या आएगा पहले में, मोनोसेकेराइड। सेकेंड आपका टेट्रेस रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी, तो आपको पता होगा, ठीक है, याद रख जाना, ये एक शब्द में पूछ सकते हैं, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। तीसरा है विटामिन ए की कमी, ठीक है, विटामिन ए की जो कमी होती है उससे क्या होता है, तो रतौंधी, ठीक है, याद रखना, इसमें क्या आएगा, रतौंधी, ठीक है। उसके बाद अगला अल्फा एमिनो समूह, अल्फा कार्बोक्सिलिक समूह की परस्पर क्रिया से बनने वाला बंध, तो ये आएगा इसमें पेप्टाइड बंध, इसमें लिख लेना पेप्टाइड बंध। पांचवा है जल अपघटन पर 2 इकाई मोनोसेकेराइड देने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो इसमें आंसर आएगा डाइसेकेराइड। क्या आएगा इसमें, डाइसेकेराइड। इसके बाद छठा है आपका विकृति प्रोटीन की संरचना, विकृतिकरण प्रोटीन की जो संरचना होती है वो होती है संरचना को प्रभावित नहीं करता, तो जो विकृतिकरण था वो द्वितीयक और तृतीयक को प्रभावित करता है, लेकिन प्राथमिक को प्रभावित नहीं करता है, जिसमें प्राथमिक आ जाएगा। सातवां है प्रोटीन टेट्रेस का बहुलक है, तो प्रोटीन आपको पता है एमिनो अम्ल, ये स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन पूछा सकता है। सातवां जो होता है उसमें एमिनो अम्ल आपको आंसर लगाना है, एमिनो अम्ल। और लास्ट आठवां देखिए आप, स्टार्च एक क्या है, कौन सा सेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड, ठीक है, क्योंकि स्टार्च को जब ब्रेक किया जाता है तो यहाँ पर अलग अलग मोनोसेकेराइड इकाइयाँ ये देता है, ठीक है। तो बच्चों जितने भी हमने यहाँ पर सही जो खाली स्थान पढ़े हैं ये बहुत आईएमपी है। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में आपको या तो मैं सत्य वाला एक पूरा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे सत्य आप पढ़ लेना फटाफट, और एक मैं आपको लिए बनाऊंगा एक शब्द वाला, ठीक है, सही विकल्प वाला बना दिया मैंने। तो ये 3-4 वीडियो आप शॉर्ट देख लोगे 15-20 मिनट के, 15-20 मिनट के, तो सारे सही विकल्प मतलब 28 नंबर आप पूरे पक्के कर पाओगे। ये 28 नंबर का ही खेल है, क्योंकि 28 नंबर हमको पूरे लेके आना है, इससे आपके जो पेपर रहेगा बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए केमिस्ट्री और फिजिक्स की आत्मा, ठीक।